जब भी हम अपने स्मार्टफोन पर कोई कैब बुक करने के लिए स्वाइप करते हैं या फिर कोई ऑनलाइन पेमेंट का बटन दबाते हैं, तो होता क्या है? स्क्रीन पर एक छोटा सा लोडिंग एनिमेशन आता है और बस काम हो गया। बिल्कुल। और बाहर से देखने पर तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के जादुई टच स्क्रीन जैसा ही लगता है ना? ऐसा लगता है कि मशीन बहुत स्मार्ट है, वो हमारी सारी ज़रूरतें अपने आप समझ रही है। वही तो। लेकिन इस चमकदार स्क्रीन के ठीक पीछे उस गहरे अंधेरे में कोई जादू नहीं चल रहा है। मतलब वहां एक बेहद क्रूर, तेज और पूरी तरह से भावनाहीन तार्किक ब्रह्मांड काम कर रहा है। जी, जहां अरबों की संख्या में शून्य और एक मतलब 0 और 1 हर सेकंड आपस में टकरा रहे हैं। और सच कहूं तो यही आज की इस गहन चर्चा का सबसे बड़ा रोमांच है। बिल्कुल। उस स्क्रीन के पीछे की जो दुनिया है ना, वो आम इंसानों की नजरों से पूरी तरह छिपी रहती है। तो आज के हमारे इस स्रोतों के विश्लेषण का मिशन इसी अदृश्य ब्रह्मांड के ताले को खोलना है। हाँ, तो हम ये डिकोड करने वाले हैं कि एक इंसान जो भावनाओं में सोचता है, कहानियों में सोचता है, वो एक निर्जीव सिलिकॉन चिप से अपना काम आखिर करवा कैसे लेता है। सही कहा। कंप्यूटर विज्ञान के इस पूरे विकास क्रम को समझना असल में ये समझने जैसा है कि इंसान ने एक मशीन को अपनी भाषा कैसे सिखाई। और ये सवाल वाकई बहुत गहरा है, क्योंकि देखिए, इंसान और मशीन के बीच कोई सीधा संवाद तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर मैं अपने लैपटॉप के सामने खड़े होकर उससे कहूं कि मेरा एक नया फोल्डर बना दो, तो वो कुछ नहीं करेगा। उसे हमारी इंसानी भाषा का एक अक्षर भी पल्ले नहीं पड़ता। जी, वो केवल एक ही भाषा समझता है और वो है मशीनी भाषा या मशीन लैंग्वेज। और ये भाषा केवल बाइनरी अंकों की एक अनंत श्रृंखला होती है। हाँ। मतलब बस 01 01 001 और इसी तरह आगे। बस यही। लेकिन इसे थोड़ा तकनीकी नजरिए से देखें तो क्या ये सच में कोई भाषा है? देखा जाए तो ये कोई भाषा भी नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। एक का मतलब है सर्किट में करंट है। मतलब स्विच ऑन है। बिल्कुल, स्विच ऑन है। और शून्य का मतलब है करंट नहीं है, यानी स्विच ऑफ है। हाँ। हार्डवेयर सिर्फ इसी ऑन और ऑफ को प्रोसेस कर सकता है। अच्छा, तो चूंकि मशीन इसे सीधे हार्डवेयर के स्तर पर समझती है, इसलिए इसके काम करने की गति इतनी अविश्वसनीय रूप से तेज होती है ना? जी, क्योंकि बीच में अनुवाद का कोई झंझट ही नहीं होता। मशीनी भाषा में जो निर्देश दिए जाते हैं वे मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटे होते हैं। पहला होता है ऑप कोड, जिसे ऑपरेशन कोड कहते हैं। सही कहा, ऑपरेशन कोड, जो प्रोसेसर को बताता है कि आखिर करना क्या है। जैसे जोड़ना है, घटाना है या डेटा को कहीं और मूव करना है। आप इसे एक तरह का वर्ब या क्रिया समझ सकते हैं। और दूसरा हिस्सा है ऑपरेंड, जो उस डेटा की लोकेशन बताता है जिस पर काम करना है। बिल्कुल। मतलब ऑपकोड ने कहा जोड़ो और ऑपरेंड ने बताया कि मेमोरी के किस हिस्से में रखे हुए नंबरों को जोड़ना है। सुनने में तो ये बहुत तार्किक और व्यवस्थित लगता है। तार्किक तो है, लेकिन इंसानों के इस्तेमाल के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अरे हाँ, यहीं पर मुझे स्रोतों में दी गई वो मास्टर शेफ वाली उपमा याद आती है। मशीनी भाषा में कोड लिखना ऐसा है जैसे किसी मास्टर शेफ को डिश बनाने के लिए ये बताना पड़े कि उसे अपने कंधे की मांसपेशी को ठीक 45 डिग्री पर मोड़ना है। जी, और कलाई को 12 न्यूटन की ऊर्जा से घुमाना है। बिल्कुल, और चाकू को 300 मिलीसेकंड के लिए हवा में उठाना है। मतलब ये सब बहुत सटीक तो हैं, लेकिन कोई इंसान ऐसे काम कर ही नहीं सकता। अगर उस शेफ ने 45 डिग्री की जगह 46 डिग्री कर दिया, तो क्या होगा? पूरा खाना बर्बाद। ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। पुराने दौर के प्रोग्रामर्स के साथ बिल्कुल यही होता था। जब वे बाइनरी में कोड लिखते थे तो एक छोटे से सॉफ्टवेयर को बनाने में ही महीनों लग जाते थे। बाप रे, महीनों? सिर्फ 0 और 1 लिखते हुए? जी हाँ, और अगर कहीं गलती से एक 0 की जगह 1 टाइप हो गया, जिसे हम तकनीकी भाषा में बग कहते हैं, तो उस पूरे जाल में से उस एक गलती को खोजना घास के ढेर में सुई खोजने से भी ज्यादा मुश्किल था। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या भी तो थी, स्रोतों के अनुसार, हार्डवेयर की निर्भरता। बिल्कुल, एक कंपनी के कंप्यूटर के लिए लिखा गया बाइनरी कोड दूसरी कंपनी के कंप्यूटर पे चलता ही नहीं था, क्योंकि हर मशीन का आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग होता था। तो इसी मजबूरी ने पहले बड़े इनोवेशन को जन्म दिया, असेंबली लैंग्वेज।
1940s के दशक के अंत में प्रोग्रामर्स ने तय किया कि बस बहुत हो गया, वे अब और 0 और 1 के साथ अपना सिर नहीं खपाएंगे। सही कदम था। उन्होंने बाइनरी की जगह अंग्रेजी के छोटे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया। हाँ, जैसे अगर डेटा जोड़ना है तो ऐड लिख दिया, घटाना है तो सब लिख दिया, किसी डेटा को कहीं ले जाना है तो मूव लिख दिया। ये मशीनी भाषा से एक बड़ा कदम ऊपर था। बिल्कुल था, लेकिन यहाँ एक पेंच है। मशीन का हार्डवेयर तो नहीं बदलाना, वो तो अभी भी सिर्फ बिजली के ऑन और ऑफ यानी 0 और 1 पर ही काम कर रहा था। तो वो प्रोसेसर ऐड या सब जैसे अंग्रेजी शब्दों को कैसे पचा रहा था? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इतिहास में पहली बार एक अनुवादक या ट्रांसलेटर का प्रवेश होता है। इस अनुवादक सॉफ्टवेयर का नाम था असेंबलर। अच्छा, असेंबलर। जी, इंसान असेंबली भाषा में ऐड लिखता था और असेंबलर उस ऐड को वापस उस विशिष्ट मशीन के बाइनरी कोड में ट्रांसलेट कर देता था, जैसे 10110 में। तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, क्योंकि अब प्रोग्रामर का ध्यान हार्डवेयर के स्विचेस से हटकर लॉजिक या तर्क पर जाने लगा था। बिल्कुल, लेकिन असेंबली भाषा भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थी। मतलब वो अभी भी प्रोसेसर के आर्किटेक्चर से बंधी हुई थी। अगर प्रोसेसर बदला तो आपको असेंबलर और कोड दोनों बदलने पड़ते थे। इंसान की फितरत ही है कि उसे और ज्यादा सहूलियत चाहिए। हाँ, वो तो है। एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा की जरूरत महसूस हो रही थी जो हमारी इंसानी बोलचाल के एकदम करीब हो। जी, जिसमें गणित के फॉर्मूले सीधे सीधे लिखे जा सकें और सबसे बड़ी बात, जो किसी भी मशीन पर चल सके, मशीन से स्वतंत्र हो। और इसी जरूरत ने 1950 और 60 के दशक में उस बड़ी क्रांति को जन्म दिया जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेजेस या उच्च स्तरीय भाषाएं कहते हैं। देखा जाए तो यहीं से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का असली रूप दुनिया के सामने आया। सही कहा आपने। इन भाषाओं ने प्रोग्रामर को मशीन की आंतरिक कार्यप्रणाली की चिंता से पूरी तरह मुक्त कर दिया। और मजे की बात यह है कि इन उच्च स्तरीय भाषाओं का इतिहास सिर्फ तारीखों का पुलिंदा नहीं है, ये इंसान के सोचने के तरीके के विकास की कहानी है। जैसे स्रोतों में जॉन बैकस का जिक्र है, जिन्होंने फोर्ट्रॉन बनाई थी। जी, फोर्ट्रॉन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेटर। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब था कि वैज्ञानिकों और गणितज्ञों को कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए अब कंप्यूटर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं थी। वे सीधे अपने गणितीय सूत्र टाइप कर सकते थे। इसी तरह कमर्शियल दुनिया के लिए कोबोल आई, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए, बिजनेस में डेटाबेस मैनेजमेंट, पेरोल और अकाउंटिंग के लिए एक बिल्कुल अलग तरह के लॉजिक की जरूरत होती है। और कोबोल ने वो ढांचा प्रदान किया। जी, और जब हम ऐतिहासिक तथ्यों की बात कर ही रहे हैं तो दुनिया की पहली प्रोग्रामर एडा लवलेस का जिक्र आना तो लाजमी है। अरे हाँ, एडा लवलेस। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये सब तब सोचा था जब असली कंप्यूटर बने भी नहीं थे। उस समय सिर्फ मैकेनिकल इंजन के डिजाइन कागजों पर थे। बिल्कुल, उन्होंने ये दूरदर्शिता दिखाई कि मशीन सिर्फ नंबरों की गणना करने का कोई कैलकुलेटर नहीं है, वो किसी भी तरह के तर्क और प्रतीकों को प्रोसेस कर सकती है। सच में, एडा का वो विजन ही आगे चलकर मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की नींव बना। और लॉजिक की इस यात्रा में हमारे नोट्स में एक और बहुत ही शानदार नाम आता है, लिस्प। जी, लिस्प यानी लिस्ट प्रोसेसिंग। इसे 1958 में जॉन मैकार्थी ने बनाया था। और लिस्प के बारे में ये तथ्य तो सच में चौंकाने वाला है कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोर भाषा माना गया। मतलब 1958 में जब कंप्यूटर बड़े बड़े कमरों के बराबर होते थे, तब कोई एआई के बारे में सोच रहा था? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत गहरा है। सी या फोर्ट्रॉन जैसी जो भाषाएं थीं, वो संख्याओं और स्थिर डेटा को प्रोसेस करने में बहुत अच्छी थी। ठीक है, लेकिन हमारा इंसानी दिमाग सिर्फ संख्याओं में थोड़ी सोचता है, वो तो अवधारणाओं, प्रतीकों और लिस्ट्स के जाल में सोचता है। लिस्प को इसीलिए डिजाइन किया गया था ताकि वो डायनामिक डेटा यानी बदलते हुए डेटा स्ट्रक्चर्स और सूचियों को प्रोसेस कर सके। तो मशीन को सीखने या लर्निंग के लिए उसी लचीलेपन की जरूरत थी। बिल्कुल सही। तो ये सब भाषाएं बन तो गईं और आज जावा से लेकर पाइथन तक हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं, लेकिन फिर से वही बुनियादी सवाल सामने आ खड़ा होता है। कौन सा सवाल? यही कि कंप्यूटर का हार्डवेयर तो आज भी वही सिलिकॉन और बिजली के स्विचेस से बना है। वो आज भी केवल 0 और 1 ही समझता है। तो जब कोई प्रोग्रामर अपनी स्क्रीन पर अंग्रेजी में लिखता है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये मशीन के अंदर बाइनरी में कैसे बदल जाता है? असेंबलर तो सिर्फ छोटे शब्दों को बदलता था ना? हाँ,
तो इतनी जटिल अंग्रेजी को कौन बदल रहा है? इस जादू को अंजाम देते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स, जिन्हें हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं। अच्छा। देखिए, जब कोई प्रोग्रामर अपनी उच्च स्तरीय भाषा में कोड लिखता है तो उसे सोर्स कोड कहा जाता है। अब ये सोर्स कोड सिर्फ टेक्स्ट है, मशीन के लिए तो ये कचरा है। इसे मशीन के समझने लायक ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी में बदलना बहुत जरूरी है। इस बदलाव की प्रक्रिया को समझने के लिए अनुवादकों का वो उदाहरण बहुत काम आता है जो हमने स्रोतों में देखा। मान लीजिए किसी बड़े रूसी उपन्यास का अनुवाद करना है। जी बिल्कुल। तो एक तरीका तो ये है कि एक अनुवादक पूरी किताब को ले, एक कमरे में बैठे, महीनों तक उसे पढ़े और फिर एक ही बार में पूरी की पूरी किताब का अनुवादित संस्करण पब्लिश कर दे। सॉफ्टवेयर की दुनिया में यही काम कंपाइलर करता है। एकदम सटीक उपमा है ये। तो कंपाइलर पूरी किताब एक साथ पढ़ लेता है? हाँ, कंपाइलर पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में स्कैन करता है। वो सिंटैक्स रूल्स यानी उस प्रोग्रामिंग भाषा की जो ग्रामर है उसे चेक करता है। अगर सब कुछ सही है तो वो एक झटके में पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में बदल देता है। सी और C++ जैसी भाषाएं कंपाइलर का ही इस्तेमाल करती हैं। इसकी खूबी यह है कि एक बार अनुवाद हो गया तो जो फाइनल फाइल बनती है, जैसे विंडोज में .exe फाइल, वो सीधे प्रोसेसर पर चलती है और बहुत ही खतरनाक स्पीड से चलती है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक दर्द भी है। वो क्या? अगर उस 10,000 लाइन के कोड में एक भी कॉमा या ब्रैकेट गलत लग गया तो कंपाइलर पूरा स्कैन करने के बाद अंत में एरर्स की एक लंबी लिस्ट पकड़ा देता है। लाइन 42, 105 और 890 में गलती है। बाप रे। जी, इसे डीबग करना कई बार प्रोग्रामर के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। और यहीं पर दूसरे प्रकार के अनुवादक यानी इंटरप्रेटर की उपयोगिता सामने आती है। अगर कंपाइलर एक किताब का अनुवादक है तो इंटरप्रेटर संयुक्त राष्ट्र की किसी समिट में बैठा हुआ वो लाइव ट्रांसलेटर है जो वक्ता के हर वाक्य को सुनता है और तुरंत कानों में उसका अनुवाद करता है। बिल्कुल सही। वो वक्ता को रोककर अगली लाइन तब तक नहीं सुनेगा जब तक पहली लाइन का अर्थ न समझा दे। एकदम। इंटरप्रेटर सोर्स कोड को एक साथ पूरा नहीं पढ़ता। वो पहली लाइन पढ़ता है, उसे मशीन कोड में बदलता है, उसे रन करता है और फिर दूसरी लाइन पर जाता है। पाइथन और जावास्क्रिप्ट जैसी भाषाएं इंटरप्रेटर का बहुत इस्तेमाल करती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि जैसे ही कोड की किसी लाइन में गलती आती है, इंटरप्रेटर तुरंत वहीं काम रोक देता है और बता देता है कि भाई यहीं पर गड़बड़ है। इससे कोड में सुधार करना बहुत आसान और तेज हो जाता है। जी, लेकिन हर सुविधा की एक कीमत होती है ना। चूंकि इंटरप्रेटर हर बार प्रोग्राम चलने पर लाइन दर लाइन अनुवाद कर रहा होता है, इसलिए इसकी ओवरऑल स्पीड कंपाइलर के मुकाबले काफी धीमी होती है। अच्छा, तो स्पीड का समझौता करना पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए जब कोई भारी भरकम 3D वीडियो गेम बनाना होता है जिसमें हर मिलीसेकंड फ्रेम रेट जरूरी है, तो डेवलपर्स C++ यानी कंपाइलर का चुनाव करते हैं। और जब डेटा साइंस का कोई मॉडल या कोई वेबसाइट की क्विक स्क्रिप्ट लिखनी होती है तो पाइथन यानी इंटरप्रेटर पसंद की जाती है। सच में ये बहुत ही खूबसूरत संतुलन है। भाषाएं तैयार हो गईं, उन्हें मशीन को समझाने वाले अनुवादक भी आ गए। लेकिन अब एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू पर आते हैं इस डीप डाइव में। जी, बताइए। सर, टीवी शोज या फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक हैकर या प्रोग्रामर आता है, कीबोर्ड पर 500 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से उंगलियां चलाता है और कुछ ही सेकंड में एक शानदार सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो असलियत से कोसों दूर है। वही तो। असल दुनिया की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसी बिल्कुल नहीं है। कोडिंग शुरू करने से पहले का जो चरण है यानी थिंकिंग बिफोर कोडिंग, वो शायद खुद कोड लिखने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल। अगर कोई डेवलपर बिना किसी योजना के सीधे कीबोर्ड पर कोड लिखना शुरू कर दे तो वो एक ऐसा घर बना रहा है जिसका कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है। शुरुआत में दीवारें खड़ी होती दिखेंगी, लेकिन छत डालते ही पूरा घर ढह जाएगा। एक अच्छी सॉफ्टवेयर के पीछे एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड की एक बहुत ही ठोस नींव होती है। तो चलिए इस नींव को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात एल्गोरिथम की। आसान शब्दों में कहें तो एल्गोरिदम किसी भी समस्या को हल करने की एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। ये एक लॉजिकल रेसिपी है। एकदम सही। एल्गोरिदम मुख्य रूप से 3 तार्किक संरचनाओं पर टिके होते हैं। वो कौन सी? पहला है अनुक्रम या सीक्वेंस, यानी एक के बाद एक कदम उठाना। पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 2। दूसरा है ब्रांचिंग, जिसे हम निर्णय लेना या इफ एल्स कहते हैं। अच्छा, जैसे अगर यूजर का पासवर्ड सही है तो उसे अंदर जाने दो, अगर गलत है तो एरर दिखाओ।
बिल्कुल वही। और तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली टूल है लूप। लूप? ये क्या करता है? देखिए, कंप्यूटर और इंसान में सबसे बड़ा फर्क यही है कि इंसान एक ही काम बार बार करने से थक जाता है, बोर हो जाता है। लेकिन लूप एक ऐसा लॉजिक है जो कंप्यूटर को एक ही काम करोड़ों बार करने का निर्देश देता है, वो भी बिना किसी थकान के। और आज की डिजिटल दुनिया तो पूरी तरह से एल्गोरिथम पर ही टिकी है। जी, जब हम सर्च इंजन पर कुछ ढूंढते हैं तो वो सर्च एल्गोरिदम ही होता है जो दुनिया भर के डेटाबेस में से सबसे सही वेब पेज खोज कर लाता है। और अमेरिकी रक्षा विभाग का जो डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है, जिसे DES कहते हैं, वो भी तो एक बेहद जटिल गणितीय एल्गोरिदम ही है जो डेटा को इस तरह से लॉक कर देता है कि कोई उसे पढ़ ना सके। बिल्कुल। और एल्गोरिदम को कागज पर उकेरने का काम फ्लो चार्ट करता है। ये उस पूरे लॉजिक का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल है। जी, पूछिए। आज के समय में जब स्टार्टअप्स में सब कुछ इतना फास्ट होता है, तो क्या कोई प्रोग्रामर पहले एल्गोरिदम सोचता है, फिर फ्लो चार्ट बनाता है और फिर स्यूडो कोड लिखता है? क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? सीधे कोड क्यों नहीं लिखते? ये बहस टेक इंडस्ट्री में अक्सर होती है, लेकिन सच ये है कि लॉजिकल एरर यानी तर्क की गलती कोड के सिंटैक्स एरर से बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वो कैसे? मान लीजिए बैंक के सॉफ्टवेयर में एक ऐसा लूप बन गया जो खाते से पैसे तो काट रहा है लेकिन दूसरे खाते में जोड़ ही नहीं रहा है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल। और कोड बिल्कुल सही से कंपाइल हो जाएगा, उसमें कोई ग्रामर की गलती नहीं होगी। मशीन को क्या पता कि पैसे जोड़ने थे, मशीन तो सिर्फ निर्देश मान रही है। इस तरह की गलतियां कंपनियों को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा सकती हैं या किसी अंतरिक्ष मिशन को फेल कर सकती हैं। हाँ, यानी फ्लो चार्ट और सूडो कोड जैसे डिजाइन टूल उस लॉजिक को क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। जी, सूडो कोड तो असली कोड लिखने से ठीक पहले की स्टेप है। ये ना तो पूरी तरह से अंग्रेजी होती है और ना ही असली कोड, बल्कि दोनों के बीच का एक ऐसा रफ ड्राफ्ट होता है जिसे पढ़कर कोई भी समझ सके कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। तो इससे पूरी टीम एक ही दिशा में सोच पाती होगी। बिल्कुल। ये टीम वर्क और भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। कल को अगर वो प्रोग्रामर कंपनी छोड़ देता है तो दूसरा डेवलपर आकर उस फ्लो चार्ट और सूडो कोड की मदद से पूरे आर्किटेक्चर को समझ सकता है। बिना इसके किसी दूसरे का लिखा हुआ कोड समझना एक रहस्यमयी भाषा पढ़ने जैसा है। ये तो है। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज के अंतर्गत हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक के माध्यम से हम महत्वपूर्ण तथ्यों और कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषाओं और प्रोग्रामिंग के मूल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। बिल्कुल। मुझे लगता है ये सफ़र वाकई बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि मशीनी भाषा और उसके बाद जो असेंबली भाषा आई ना, जिसमें हम मेमोनिक्स का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद उच्च स्तरीय भाषाओं का आना कंप्यूटर विज्ञान में एक बहुत बड़ा जंप था। हाँ, मतलब चलिए इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां स्क्रीन पर सिर्फ हेलो प्रिंट करवाने के लिए भी पन्नों भर के 0 और 1 का कोड लिखना पड़े। अरे बाप रे, हाँ, वो बहुत थका देने वाला काम था। और अगर एक भी 0 छूट गया ना तो पूरा का पूरा प्रोग्राम वहीं क्रैश हो जाता था। मतलब सारी मेहनत बेकार। एकदम सही। तो इन हाई लेवल लैंग्वेज को इस तरह से डिजाइन किया गया कि वे हमारी आम बोलचाल की भाषा, खासकर अंग्रेजी से काफी मिलती जुलती हों। हाँ, और इसका सबसे बड़ा फायदा यही हुआ कि प्रोग्रामर का पूरा फोकस अब मशीन के अंदर के सर्किट समझने पर नहीं था, बल्कि उनका ध्यान इस बात पर आ गया कि समस्या को कैसे सुलझाना है। अच्छा, तो अगर हम शुरुआत की बात करें, जब 0 और 1 से आगे बढ़ने की कोशिश हो रही थी, तो सबसे पहली बड़ी सफलता हमें कहाँ मिली? मतलब वो कौन सी भाषा थी जिसने इस बदलाव की नींव रखी? वो सबसे पहली और बड़ी सफलता थी फोर्ट्रॉन। परीक्षा के लिहाज से ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन? हाँ, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 1954 में IBM कंपनी ने जॉन बैकस के निर्देशन में इसे विकसित किया था। और इसकी महत्ता इस बात से ही समझी जा सकती है कि 1966 में अमेरिकी नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसे मानकीकृत किया, जिससे यह कंप्यूटर इतिहास की पहली मानक यानी स्टैंडर्ड भाषा बन गई। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। इसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्यों कहा गया? क्या इसका कोई सीधा संबंध गणित से था?
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि इसका आधार क्या था। फोर्ट्रान को मूल रूप से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए बनाया गया था। ये पूरी तरह से बीजगणित यानी अलजेब्रा पर आधारित भाषा है। अच्छा, तो मतलब उस समय वैज्ञानिकों को कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को समझने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वे बस अपनी जटिल गणितीय समस्याओं को हल करना चाहते थे, है ना? एकदम सटीक। फोर्ट्रान ने उन्हें ये आज़ादी दी कि अगर कोई बहुत ही जटिल गणितीय सूत्र है तो उसे सीधे एक निर्देश या कमांड के रूप में लिखा जा सके। मशीन उस सूत्र को खुद अपनी भाषा में अनुवादित करके हल कर लेती थी। ये तो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात रही होगी। लेकिन अगर ये वैज्ञानिकों के लिए थी, तो आम लोगों का क्या? जो लोग प्रोग्रामिंग की दुनिया में एकदम नए थे या जो सिर्फ सीखना चाहते थे, उनके लिए कौन सी भाषा आई? तो नाम ही इसके उद्देश्य को एकदम स्पष्ट कर देता है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस, मतलब इसे हम एक ट्रेनिंग व्हील की तरह देख सकते हैं। ट्रेनिंग व्हील? वो कैसे? जैसे साइकिल सीखते समय शुरुआत में छोटे पहियों का इस्तेमाल किया जाता है ना, ताकि संतुलन बना रहे। राइट। वैसे ही कोडिंग की दुनिया में कदम रखने वालों के लिए ये एक शानदार शुरुआत थी। ये इतनी सरल थी कि इसे छोटे मिनी और माइक्रो कंप्यूटरों पर इंटरप्रेटर की मदद से आसानी से चलाया जा सकता था। हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि बेसिक बहुत सरल थी, इसमें कोडिंग करना और गलतियों को सुधारना बहुत आसान हो गया। लेकिन यहाँ एक और चुनौती सामने आ रही थी। कौन सी चुनौती? प्रबंधन की जरूरत थी। और शायद इसलिए कोबोल का विकास हुआ, है ना? एकदम सही। 1959 में कोबोल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज विकसित की गई। ये भाषा व्यावसायिक, वित्तीय और रक्षा डोमेन जैसे विशाल डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक वरदान साबित हुई। कोबोल के बारे में एक और रोचक तथ्य जो मुझे याद आ रहा है, वो ये है कि ये एक सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग भाषा है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि इसके निर्देश इतने स्पष्ट अंग्रेजी शब्दों में लिखे जाते हैं कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी उस कोड को देखें तो वो पढ़कर थोड़ा बहुत समझ सकता है कि ये प्रोग्राम आखिर कर क्या रहा है। सही कहा। तो अगर हम शुरुआती दौर को समेटें, विज्ञान के लिए फोर्ट्रॉन, सीखने के लिए बेसिक और व्यापार के लिए कोबोल। लेकिन इसके बाद कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली थी। आप ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट की क्रांति की बात कर रही हैं ना? हाँ, और इन नई चुनौतियों के लिए पुरानी भाषाएं शायद उतनी कारगर नहीं थीं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए ऐसी भाषा चाहिए थी जो हार्डवेयर के काफी करीब जाकर काम कर सके। लेकिन उसे लिखना असेंबली भाषा जितना मुश्किल भी ना हो। बिल्कुल, और यही एंट्री होती है सी प्रोग्रामिंग भाषा की। 1972 में AT&T की बेल प्रयोगशाला में डेनिस रिची ने इसे विकसित किया। ये BCPL और B भाषा से काफी प्रभावित थी। सी भाषा का प्रभाव तो इतना ज्यादा था कि पूरा का पूरा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले बी भाषा में लिखा गया था, उसे 1973 में पूरी तरह से सी भाषा में दोबारा लिखा गया। ये दिखाता है कि सी कितनी शक्तिशाली भाषा थी। और फिर इसी कड़ी में आगे चलकर 1980 के दशक में ब्रजने स्ट्रॉस्ट्रप ने C++ का विकास किया। C++ ने प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को जोड़ा, जिससे बड़े और जटिल सॉफ्टवेयर बनाना बहुत आसान हो गया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। जब इंटरनेट का उभार हुआ तो एक नई समस्या सामने आई। इंटरनेट पर अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स जुड़े थे। किसी के पास विंडोज था, किसी के पास मैक, तो किसी के पास यूनिक्स। और C या C++ में लिखा गया कोड आमतौर पर किसी एक खास मशीन के लिए ही काम करता था। इंटरनेट के लिए एक ऐसी भाषा चाहिए थी जो मशीन पर निर्भर ही ना हो। एक मिनट, अगर C++ इतनी शक्तिशाली थी तो फिर वो हर मशीन पर क्यों नहीं चल सकती थी? और वो कौन सी भाषा थी जिसने इस समस्या को हल किया? इसका जवाब है जावा। सन माइक्रोसिस्टम्स के जेम्स गॉसलिंग ने इसे बनाया। देखिए होता क्या है, C++ का कोड सीधे मशीनी भाषा में बदल जाता था जो उस खास प्रोसेसर के लिए होता था। लेकिन जावा ने एक बहुत ही क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट पेश किया जिसे हम वोरा कहते हैं। वोरा मतलब WORA? हाँ, राइट वंस रन एनीवेयर, यानी एक बार लिखो कहीं भी चलाओ। परीक्षा में ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा जाता है। ये वोरा काम कैसे करता है? क्या इसके पीछे कोई खास तकनीक है? बिल्कुल, जावा में लिखे गए कोड को सीधे मशीनी भाषा में नहीं बदला जाता। कंपाइलर इसे एक मध्यवर्ती कोड में बदलता है जिसे बाइट कोड कहते हैं। अच्छा। अब इस बाइट कोड को चलाने के लिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जावा वर्चुअल मशीन या JVM डाल दी जाती है।
ये JVM एक अनुवादक की तरह काम करता है, जो बाइट कोड को पढ़ता है और उसे उस मशीन की स्थानीय भाषा में रन कर देता है। यही कारण है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन गई और इंटरनेट पर छा गई। क्या बात है, कमाल की तकनीक है। खैर, अगर आज के दौर की बात करें तो एक नाम जो हर जगह गूंज रहा है वो है पाइथन। 1991 में गीडो वैन रॉसम द्वारा विकसित ये भाषा आज के समय की सबसे पसंदीदा भाषा बन चुकी है। और इसकी वजह इसकी सरलता है। पाइथन को हम एक जनरल पर्पस टूलकिट की तरह देख सकते हैं। मशीन लर्निंग करनी हो, डेटा का विश्लेषण करना हो या वेब स्क्रैपिंग करनी हो, पाइथन हर जगह काम आती है। इन बड़ी भाषाओं के अलावा भी कुछ विशिष्ट भाषाएं हैं जिनके तथ्य अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिखते हैं, जैसे कि लिस्प। हाँ, लिस्प का पूरा नाम है लिस्ट प्रोसेसिंग। 1958 से 1960 के बीच जॉन मकार्थी द्वारा विकसित यह भाषा विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाई गई थी। AI के लिए? जी हाँ, AI को सामान्य गणितीय गणनाओं से ज्यादा तार्किक प्रतीकों और सूचियों को प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है, और लिस्प इसी काम के लिए बनी थी। चलिए कुछ और त्वरित तथ्य भी देख लेते हैं, जैसे RPG यानी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, जिसका मुख्य उपयोग IBM के मिनी कंप्यूटरों पर व्यावसायिक रिपोर्ट बनाने के लिए होता था। फिर C# है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था, और एंडस हसलबर्ग ने इसे विशेष रूप से .NET फ्रेमवर्क के लिए डिजाइन किया था। इसके अलावा एक पुरानी भाषा है स्नोबॉल, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, जो 1960 के दशक में बेल लैब में बनी थी। यह स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के लिए बहुत मशहूर थी और शिक्षा के क्षेत्र में लोगों का नाम बहुत आता है। हाँ, लोगो, ये बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए बनी थी ना, जिसमें स्क्रीन पर एक त्रिकोणाकार आकृति होती है जिसे टर्टल कहते हैं। बिल्कुल, बच्चे कमांड देकर उस टर्टल से अलग-अलग आकृतियां बनवाते हैं। तो अब जब हमने भाषाओं का इतिहास और उनके उपयोग समझ लिए हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्राम के अंदर का आर्किटेक्चर कैसा होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा काम कैसे करती है। मान लीजिए एक ही काम को 1000 बार करना है, तो क्या एक ही निर्देश को 1000 बार लिखा जाएगा? नहीं, प्रोग्रामिंग में इस तरह की बार-बार की जाने वाली प्रक्रिया को पुनरावृत्ति या इटरेशन कहते हैं, और इस काम को संभालने के लिए लूप्स का इस्तेमाल होता है। लूप्स? हाँ, लूप का सीधा सा मतलब है किसी कोड के एक विशेष समूह को बार-बार तब तक चलाना जब तक कि कोई दी गई कंडीशन पूरी ना हो जाए। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है। लूप्स काम कैसे करते हैं? इसके मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। पहला, प्राथमिक वेरिएबल, जहां से लूप की शुरुआत होती है। दूसरा, कंडीशन, जो यह तय करती है कि लूप को कब रुकना है। और तीसरा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो वेरिएबल को एक कदम आगे या पीछे ले जाता है। एकदम सही। और अगर हम लूप्स के प्रकार की बात करें तो इन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है: प्रवेश नियंत्रण लूप यानी एंट्री कंट्रोल लूप, और निकास नियंत्रण लूप यानी एग्जिट कंट्रोल लूप। चलिए इसे एक बहुत ही शानदार एनालॉजी से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जा रहा है। अच्छा। हाँ, एंट्री कंट्रोल लूप वैसा ही है जैसे सिनेमा हॉल में घुसने से पहले गेट पर टिकट चेक होना। अगर टिकट यानी कंडीशन सही है, तभी अंदर जाकर फिल्म देखी जा सकती है। प्रोग्रामिंग में व्हाइल और फॉर लूप इसी श्रेणी में आते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और एग्जिट कंट्रोल लूप, जैसे कि डू व्हाइल लूप, उस सिनेमा हॉल की तरह है जहां घुसते समय कोई चेकिंग नहीं होती। मतलब अंदर जाकर कम से कम एक बार तो फिल्म का आनंद लिया ही जाता है। बिल्कुल, लेकिन बाहर निकलते समय चेकिंग होती है कि टिकट था या नहीं। प्रोग्रामिंग की भाषा में कहें तो डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार तो निष्पादित होगा ही, क्योंकि कंडीशन की जांच सबसे अंत में होती है। इस सब में फॉर मोड सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये तीनों हिस्से एक ही लाइन में स्पष्ट रूप से लिखे जाते हैं। इससे कोड बहुत साफ सुथरा और समझने में आसान हो जाता है। लूप्स ने हमारा काम आसान तो कर दिया, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। अगर हमारे पास 1000 छात्रों का डेटा है, तो क्या हम लूप के अंदर 1000 अलग-अलग वेरिएबल्स बनाएंगे? ये तो बहुत अव्यवहारिक है। बिल्कुल, और यहीं पे एरे की अवधारणा जन्म लेती है। जब हमारे पास एक ही प्रकार का बहुत सारा डेटा होता है, तो उसे मेमोरी में एक साथ स्टोर करने के लिए एरे का इस्तेमाल किया जाता है।
इसे हम एक कॉलोनी में एक कतार में बने हुए घरों की तरह देख सकते हैं। हर घर का डिजाइन एक जैसा है, बस उन सबका एक क्रम या नंबर है। एरे में इस नंबर को सूचकांक या इंडेक्स कहते हैं। हाँ, लेकिन परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है वो ये है कि एरे की गिनती 1 से शुरू नहीं होती, बल्कि 0 से शुरू होती है। ये इंडेक्स 0 ही एरे का बेस एड्रेस कहलाता है। 0 से शुरुआत होने का कारण मेमोरी एड्रेसिंग है। बेस एड्रेस से कितनी दूरी पर डेटा रखा है ये इंडेक्स तय करता है। एरे भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर डेटा एक सीधी रेखा या लिस्ट में है तो वो 1 डायमेंशनल एरे है। अगर डेटा को किसी टेबल या मैट्रिक्स के रूप में यानी रो और कॉलम में रखना है तो वो 2 डायमेंशनल एरे कहलाता है। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग्स का। जब हम एरे में संख्याओं के बजाय अक्षरों को स्टोर करते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। कंप्यूटर मेमोरी में इसे आस्की कोड के रूप में स्टोर किया जाता है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कोई नाम या शब्द कहाँ खत्म हो रहा है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका समाधान ये है कि किसी भी स्ट्रिंग की पहचान ये होती है कि उसके अंत में एक नल या 0 कैरेक्टर डाला जाता है। ये नल कैरेक्टर कंप्यूटर को बता देता है कि स्ट्रिंग यहाँ समाप्त हो गई है। अब तक हमने डेटा को स्टोर करना और उसे लूप में घुमाना सीख लिया, लेकिन कंप्यूटर ये सारी गणनाएं और तुलनाएं करता कैसे है? इसके लिए ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। ऑपरेटर्स वे प्रतीक हैं जो कंप्यूटर को निर्देशित करते हैं कि कौन सा गणितीय या तार्किक काम करना है, और जिन आंकड़ों पर ये ऑपरेटर काम करते हैं उन्हें ऑपरेंड कहा जाता है। ऑपरेटर्स को उनके काम करने के तरीके के आधार पर मुख्य रूप से यूनरी और बाइनरी में बांटा जाता है ना? जी, यूनरी ऑपरेटर वे होते हैं जिन्हें काम करने के लिए केवल एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, जैसे कि प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो किसी संख्या के मान को 1 से बढ़ा देता है, या माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो उसे 1 से घटा देता है। और बाइनरी ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं, जैसे ए और बी। बाइनरी ऑपरेटर के अंदर कई महत्वपूर्ण श्रेणियां आती हैं। सबसे पहले अंक गणितीय ऑपरेटर, जोड़, घटाना, गुणा और भाग के लिए। हाँ, लेकिन इसमें एक विशेष ऑपरेटर प्रतिशत के चिन्ह वाला होता है जिसे मॉड्यूलस कहते हैं। ये भागफल नहीं बल्कि भाग देने के बाद बचा हुआ शेषफल बताता है। सम और विषम संख्याएं ढूंढने में इस मॉड्यूलस ऑपरेटर का बहुत उपयोग होता है। इसके बाद आते हैं संबंध परक यानी रिलेशनल ऑपरेटर। ये तुलना करने के काम आते हैं कि क्या 2 चीजें बराबर हैं या बराबर नहीं है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, इत्यादि। और फिर तार्किक या लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं। ये तब काम आते हैं जब हमें कई शर्तों को एक साथ जांचना हो, जैसे कि एंड ऑपरेटर। हाँ, ये काफी सख्त होता है। इसका मतलब है कि दी गई सारी शर्तें सही होनी चाहिए, तभी परिणाम सही होगा। और ऑपरेटर थोड़ा उदार होता है, कोई भी एक शर्त सही हो तो काम चल जाएगा। और नॉट ऑपरेटर का काम है परिणाम को बिल्कुल उल्टा कर देना, यानी सही को गलत और गलत को सही। इसके साथ ही एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो बराबर का चिन्ह होता है, जो किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के काम आता है। और बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं जो डेटा को एकदम जमीनी स्तर यानी 0 और 1 के बिट स्तर पर जाकर मैनिपुलेट करते हैं। ये हार्डवेयर को नियंत्रित करने में बहुत मददगार होते हैं। इन सब में एक बहुत ही विशेष प्रकार है प्रतिबंधी संचालक या टर्नरी ऑपरेटर। इसे प्रश्नवाचक चिन्ह और कोलन से दर्शाया जाता है। यह इफ एल्स का एक छोटा रूप है। इसका सिंटैक्स होता है कंडीशन, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर ट्रू एक्सप्रेशन, कोलन और फिर फॉल्स एक्सप्रेशन। यानी पहले शर्त जांची जाएगी, अगर वो सही है तो पहला हिस्सा चलेगा, गलत है तो दूसरा हिस्सा चलेगा। हाँ, और एक विशेष ऑपरेटर साइज ऑफ भी है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यह बताता है कि कोई विशेष वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है, यानी कितने बाइट्स ले रहा है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा की रीढ़ होते हैं। अब चूंकि ये चर्चा परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हो रही है, तो कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को समेट लेना चाहिए जो अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्नों का हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले एक अच्छी प्रोग्रामिंग भाषा की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? इसमें सरलता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए ताकि कोड तेजी से रन हो और कम मेमोरी का उपयोग करें। इसे संरचित होना चाहिए ताकि प्रोग्राम में गलतियों की गुंजाइश कम रहे। और सबसे महत्वपूर्ण,
इसमें सुसंगति यानी कॉम्पैक्टनेस होनी चाहिए, मतलब कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। परीक्षाओं में अक्सर कंप्यूटर पीढ़ियों से जुड़े सवाल भी आते हैं। पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग हुआ। दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा आई, जिसमें याद रखने में आसान मेमोनिक कोड प्रयुक्त हुए। तीसरी पीढ़ी ने हमें उच्च स्तरीय भाषाएं दी, जिनके बारे में हमने आज विस्तार से चर्चा की। चौथी पीढ़ी में डेटाबेस और डोमेन आधारित भाषाएं आईं, जो यूजर के अधिक करीब थीं। और पांचवी पीढ़ी, जिसमें हम आज जी रहे हैं, वो पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई पर आधारित भाषाओं की है। चलिए रिवीजन के लिए कुछ और त्वरित बुलेट पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो सीधे परीक्षा में आ सकते हैं। पहला है स्यूडो कोड। स्यूडो कोड। हाँ, ये क्या है? किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले जैसे उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है ना, वैसे ही कोडिंग से पहले मानव भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के एक मिले जुले रूप में लॉजिक लिखा जाता है, जिसे स्यूडो कोड कहते हैं। अच्छा, और दूसरा है फ्लो चार्ट। हाँ, ये उसी एल्गोरिदम का ग्राफिकल या चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है, जहां आकृतियों के माध्यम से डेटा का प्रवाह दिखाया जाता है। इसके अलावा डीबगिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। प्रोग्राम में कोई गलती होना बग कहलाता है, और उस त्रुटि को ढूंढकर सुधारने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कंप्यूटर द्वारा किसी प्रोग्राम को निष्पादित करने का क्रम। कंप्यूटर हमेशा एक ही क्रम का पालन करता है। पहले निर्देश को लाना यानी फेच, फिर उसे समझना यानी डीकोड, और अंत में उसे लागू करना यानी एग्जीक्यूट। और अंत में डेटाबेस को समझने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईआर डायग्राम। इसमें अलग अलग आकृतियों का अपना एक विशेष अर्थ होता है। आयत यानी रेक्टेंगल्स एंटिटी के समूह को दर्शाते हैं। दीर्घवृत्त यानी एलिप्स उनकी विशेषताओं या एट्रीब्यूट्स को दिखाते हैं, और डायमंड्स एंटिटी के बीच के रिलेशनशिप को स्पष्ट करते हैं। ये सभी ऐसे तथ्य हैं जो डेटाबेस और प्रोग्रामिंग की किसी भी परीक्षा में सीधे तौर पर अंक दिला सकते हैं। तो इन सब का क्या अर्थ है? आज की हमारी इस गहन चर्चा से ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रोग्रामिंग भाषाएं केवल स्क्रीन पर टाइप किए गए कुछ कोड या अक्षर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इंसान की तार्किक सोच और मशीन की कार्यक्षमता के बीच संवाद का एक लगातार विकसित होता हुआ पुल है। हाँ, हमने शून्य और एक के अंधकार से निकलकर बेसिक और फोर्ट्रॉन के इतिहास को देखा, जावा के कहीं भी रन होने के जादू को समझा, और लूप्स, एरे और ऑपरेटर्स के उन जटिल कॉन्सेप्ट्स को परीक्षा के दृष्टिकोण से डिकोड किया। और इस पूरी तकनीकी यात्रा को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज हम जिस डिजिटल और आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं ना, उसकी पूरी नींव इन्हीं तर्कों और प्रोग्रामिंग भाषाओं पर टिकी है। बिल्कुल सही। और अंत में एक ऐसा विचार जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। हमने देखा कि लिस्प, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनी भाषा है, उसका विकास 1958 से 1960 के बीच ही हो गया था। हाँ, ये सच में हैरान करने वाला है। सोचिए, जिस एआई क्रांति की हम आज बात कर रहे हैं, उसकी नींव आज से 65 साल पहले ही रखी जा चुकी थी। उस समय के वैज्ञानिकों ने जो सपने देखे थे, वे आज कोड के जरिए सच हो रहे हैं। अगर तब की परिकल्पनाएं आज सच हो रही हैं, तो आज जो आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाएं बन रही हैं, वे आने वाले 60 सालों में दुनिया को किस दिशा में ले जाएंगी, इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।